हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के साइंस चैप्टर नंबर 2। और जैसा कि तुमको दिख रहा है चैप्टर नंबर 2 क्या है हमारा, अम्ल, क्षार और लवण। केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर है और इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाले हैं उन सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। अब ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हमने शामिल किया है, ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव जो है ना प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। तो निश्चित तौर पर इस पूरे वीडियो को देखने के बाद दो बातें यहाँ से क्लियर होगी। एक तो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का रिवीजन हो जाएगा और दूसरी बात, तुमको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का प्रश्न तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और तुम्हारी तैयारी कैसी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पहले नंबर के प्रश्न के बारे में। पहले नंबर का प्रश्न है, जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? आओ जरा बात करें। तो हमने कहा बाबू, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जल में घुलनशील क्षारक को हम लोग कहते हैं क्षार। क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। फिलहाल बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। दूसरे नंबर का प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? ये अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, लवणीय होते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो हमने कहा जितने भी धातु का ऑक्साइड, अब धातु का ऑक्साइड बनते कैसे हैं? तो अगर हम यहां से कोई धातु ले जैसे कि मैग्नीशियम और इसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दे तो बनेगा MgO। अब ये जो MgO बन रहा है ये क्या है? धातु का ऑक्साइड है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद बना है। तो अब ये जो हमारा MgO बना है धातु का ऑक्साइड, ये क्या होगा? अम्लीय होगा या क्षारीय होगा या लवण होगा या कोई नहीं? तो धातु का जितना भी ऑक्साइड होता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही होगा। HCl का pH मान क्या होगा? तो हमको पता है HCl क्या है, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि मजबूत अम्ल होता है। और मजबूत अम्ल का हम देखेंगे pH मान, तो 0 से 3 के बीच में ये मजबूत अम्ल का pH मान होता है। अब जाहिर सी बात है 0 से 3 के बीच में होता है, तो यहाँ तो सारा 3 से ज्यादा ही है। एक ही ऑप्शन है हमारे पास, डी बचता है, तो डी को ही यहाँ पर हम लोग टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अब इसका उत्तर अगर आप देखेंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर तो हमारा हो जाएगा क्या? अम्लीय, ए नंबर ऑप्शन। बट अब यहाँ पर अम्लीय क्यों होता है इसके बारे में बात करना जरूरी है। अब जरा बात करें, अमोनियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है NH4Cl, ये होता है अमोनियम क्लोराइड का सूत्र। और ये अम्लीय होता है या क्षारीय, ये जानने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि ये बना कैसे। तो यहाँ पर ये बना है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में यहाँ पर HCl के अभिक्रिया के द्वारा। अब ये दोनों जब रिएक्शन करता है तो बनाता क्या है? यहाँ पर NH4Cl और साथ ही साथ बना दिया हमारा H2O। ये H2O यहाँ पर ये बनाता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, NH4OH जो है ये दुर्बल क्षार है। क्या है? ये हमारा दुर्बल क्षार है। और HCl हमारा प्रबल अम्ल है। ये है हमारा प्रबल अम्ल। और हमको पता क्या है कि अगर दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल अभिक्रिया करता है तो जो हमारा लवण बनेगा वो क्या होगा? यहाँ पर अम्लीय लवण यहाँ पर बनेगा। मतलब NH4Cl क्यों हो अम्लीय है, अब तुमको यहाँ से पता चल गया। चलो जी, अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। देखो क्या है प्रश्न हमारा। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अम्ल है? देखो जरा, CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड, चूंकि ये धातु के ऑक्साइड है, कैल्शियम धातु है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, धातु का ऑक्साइड है, तो ये हमारा क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये क्षारीय हो जाएगा, अम्लीय तो होगा नहीं। दूसरा है KOH, यहाँ पर OH आयन तुमको नजर आ रहा है, मतलब ये भी क्या होगा? क्षारीय होगा। तीसरा है हमारा NaCl और ये पता है हमारा साधारण नमक है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, तो ये हमारा क्या होगा? लवण। ये हमारा लवण हो जाएगा। चौथा बचता है HCl जो कि है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो डी ऑप्शन तुम्हारा सही है, ये हमारा एक प्रकार का अम्ल है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है, लिटमस विलयन बैंगनी रंजक का होता है जो निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है? तो लिटमस विलयन जो है वो हमारा लाइकेन नाम के पौधे से निकाला जाता है। ये हमने NCERT बुक में भी पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुछ प्रोडक्ट हमको मिलता है और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? देखते हैं जरा।
कैसे होता है सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन? आओ जरा बात करें। तो हमने कहा हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं और सोडियम क्लोराइड अकेला नहीं रहता है, पानी में थोड़ा सा नमक मिलाते हैं, फिर इसका हम लोग करते हैं विद्युत अपघटन। क्या करते हैं? विद्युत अपघटन करते हैं। तो यहां पर बनता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, फिर बनता है हमारा यहां से Cl2 और यहां से बनता है हमारा H2। अब ये जो पूरा का पूरा रिएक्शन है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं ये पूछा जा रहा है। ये पूरा का पूरा रिएक्शन जो है ये कहलाता है कलोर क्षार अभिक्रिया। क्या कहलाता है? कलोर क्षार अभिक्रिया। क्लियर है बात? चलो जी बहुत बढ़िया, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। कलोर क्षार अभिक्रिया बोलेंगे, ए ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा। आगे बढ़ते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? उच्च वसीय सोडियम लवणों को हम लोग बोलते हैं साबुन। क्या बोलेंगे? साबुन बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन क्षारक है? तो हम लोग को पता है कि धातु का ऑक्साइड जो है वो क्षारक कहलाता है। तो धातु का ऑक्साइड तुमको एक ही नजर आ रहा है, जैडान धातु है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया है, तो धातु का ऑक्साइड है जैडानो। अदरवाइज यहाँ पर देखेंगे SO2 अधातु का ऑक्साइड है, CO2 अधातु ऑक्साइड है और NO2 अधातु के ऑक्साइड है। तो ये सारे के सारे धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है, ए ऑप्शन सही है। बट ये जो है सारे के सारे ऑक्साइड कैसा ऑक्साइड होगा? अम्लीय ऑक्साइड होगा। तो धातु का ऑक्साइड क्षारीय और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा? जरा हमको ये बता दो बाबू। देखो जो अंडे का कवच होता है ना ऊपर वाले, वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का। ठीक है। अब यहां पर HCl से जब कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हम कराएंगे तो ये हमारा बनता है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस में CO2 और प्लस में H2O। यहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है जो चूने के पानी को क्या करता है? दूधिया कर देता है। तो वो हमारा जो पदार्थ है कौन सा है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन में पूर्णतः उदासीन हो जाता है। मतलब कहे कि NaOH का 10 ml और इसमें मिला दे HCl का 8 ml, तो ये पूर्ण रूप से उदासीन हो जाता है, ना अम्लीय रहता है ना क्षारीय रहता है। यहीं पर कह रहा है कि NaOH का विलयन 20 ml ले ले। अब NaOH 20 ml ले लिए हम, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 10 ml के साथ जो है 8 ml लगता है, तो 20 ml के साथ जो है सीधे ये क्या हो रहा है ना, NaOH दोगुना हो रहा है, इसका मतलब HCl भी दोगुना कर देंगे, कितना होगा? 16 ml यहाँ पर लग जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किसके करीब होगा? तो 7 के करीब होगा। क्योंकि ऐसे भी देखो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है ना वो 7 के आसपास ही होता है ना। क्योंकि लगभग शुद्ध जल हमारा उदासीन होता है, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 के आसपास में होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न में कह रहा है बेकिंग पाउडर क्या है? बेकिंग पाउडर एक यौगिक है बाबू, क्या है? कंपाउंड है बेकिंग पाउडर। इसका सूत्र होता है NaHCO3, इसको बोलते हैं बेकिंग पाउडर, तो इसका नाम है ही। दूसरा नाम इसका है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है? रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका यहाँ पर नाम है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। चलो जी, प्रश्न में कहा जा रहा है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है। यह पहले नंबर का प्रश्न भी हमने बात किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसका पीएच मान सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा? अब देखो यहां से पीएच मान, अगर हमने कहा कि ये हमारा सपोज पीएच स्केल है, ठीक है, ये 0 है, 0 से 7 तक हमारा अम्लीय होता है, और जैसे जैसे 7 से 14 को और जाएंगे तो वो क्षारीय हमारा होगा। प्रश्न में है कि पीएच
निम्नलिखित में से किसका पीएच सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा? तो जिसका पीएच मान जितना अधिक होगा वह उतना अधिक क्षारीय होगा। अब हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो दूध, यहाँ पर देखेंगे दूध का जो पीएच मान होता है वो लगभग 6.5 से 6.7 के बीच होता है, ठीक है। वहीं पर बात करेंगे आंसू का पीएच मान, तो ये 7.4 के आसपास होता है। वहीं पर बात करेंगे पसीना का पीएच मान, तो पसीना का पीएच मान 4.5 के आसपास होता है। और पित्त रस का जो पीएच मान होता है वो 7.5 से 8.8 के बीच होता है। तो हमने कहा जो जितना अधिक पीएच मान का होगा उतना क्षारीय होगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि पित्त रस का पीएच मान सबसे अधिक है, मतलब सबसे अधिक क्षारीय हमारा पित्त रस होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोनियम आयन है? तो हम बोल सकते हैं H3O जो है वो हाइड्रोनियम आयन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? तो यहाँ पर हमने पहले भी बताया CaO हमारा धातु का ऑक्साइड है, तो क्या है ये हमारा क्षार हो जाएगा। KOH जैसे OH यहाँ पर आ रहा है, क्षार हो गया। Na2O धातु का ऑक्साइड है, क्षार हो गया। एक ही ऑप्शन बच रहा है HCl जो कि है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारा अम्ल हो जाएगा। चलो जी, प्रश्न में कहा जा रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? तो यहाँ पर देखो ध्यान से देखना, धातु का ऑक्साइड है, सोडियम और ऑक्सीजन है, धातु का ऑक्साइड है, इसका मतलब ये क्षार हो जाएगा। कैल्शियम है और यहाँ पर क्या है OH नजर आ रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं क्षार होगा। तीसरा भी धातु का ऑक्साइड है तो क्षार होगा। चौथा HNO3, इसको हम लोग नाइट्रिक अम्ल बोलेंगे। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। सूत्र याद रखना, ये नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है और ये हमारा जैसे ही लिखा है नाइट्रिक अम्ल, तो अम्ल तो होगा ही। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है? भास्मिक मतलब क्षारीय ऑक्साइड है। तो यहाँ पर देखो सारे के सारे CO2, SO2, P2O5 में कार्बन, सल्फर और फास्फोरस, ये अधातु का उदाहरण। अधातु का ऑक्साइड होता है अम्लीय ऑक्साइड। पूछ रहा है क्षारीय ऑक्साइड या भास्मिक ऑक्साइड कौन है? तो धातु का ऑक्साइड होता है क्षारीय ऑक्साइड। एक ही तुमको यहाँ पर नजर आ रहा है, बी नंबर ऑप्शन, सोडियम ऑक्साइड, ये हमारा भास्मिक ऑक्साइड है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? भस्म नहीं है का मतलब कौन भस्म नहीं है ये हमको, या कौन क्षार नहीं है ये बताना है। तो पहला है KOH, OH नजर आ रहा है मतलब क्षार होगा। दूसरा है ZNO, धातु का ऑक्साइड है मतलब क्षार होगा। तीसरा ALOH का हल थ्राइस, OH नजर आ रहा है मतलब क्षार होगा। और चौथा डी नंबर ऑप्शन है NaCl, ये हमारा लवण है ना कि क्षार है, ठीक है। तो ये हमारा लवण है, डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित कौन धातु HCl और NaOH विलयन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त करता है, ठीक है। कहने का मतलब है ना, कुछ धातुएं ऐसी होती है जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, और इस प्रकार के धातु को हम लोग बोलते हैं उभयधर्मी, है ना। क्या बोलते हैं? उभयधर्मी, ठीक है। तो ये बेसिकली तुम्हारा जिंक होता है, Zn होता है कि हम अगर Zn का अभिक्रिया HCl के साथ करा दे, ठीक है, तो ये हमारा बना देगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड, और प्लस में हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर जाएगा। और अगर हम Zn की प्रक्रिया फिर से NaOH से करा दे तो यहाँ पर एक और कंपाउंड बनेगा Na2ZnO2, Na2ZnO2, शायद इसको सोडियम जिंकेट बोलते हैं, ठीक है। सोडियम जिंकेट, हाँ सोडियम जिंकेट बोलेंगे, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगा। तो तुम देख रहे हो Zn जो है ना, यहाँ पर जिंक और जिंक जो है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों से ही अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस यहाँ पर देता है। आगे बढ़ेंगे। एक जलीय विलयन का पीएच मान 3 है, इसका पीओएच मान कितना होगा? ध्यान से देखना। देखो पीएच का मतलब क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है, और पीओएच का मतलब है यहाँ पर ओएच आयन की सांद्रता क्या है, ठीक है। यहाँ पर H+ आयन की सांद्रता, यहाँ पर OH आयन की सांद्रता क्या है। और हम अगर बात करें कि पीएच है ना, पीएच और प्लस में पीओएच, दोनों आयन की सांद्रता को अगर जोड़ दे तो ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है तुम्हारा पीएच और पीओएच जो है वो 14 के बराबर होता है। अब कह रहा है कि पीएच हमारा 3 है, तो पीएच हमने कहा बाबू 3 है, तो पीओएच कितना होगा ये हमको बताना है। ये 14 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। पीओएच अगर हम निकालेंगे तो 3 को इस तरफ लेके आएंगे, तो ये होगा 14 - 3 बराबर में कितना होगा? 11। डी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होगा।
चलो जी, प्रश्न यहाँ पर है कि इमली में कौन सा अम्ल होता है, जरा ये हमको बता दो। तो हमको पता है इमली में जो होता है ना वो कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। डी ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही होने वाला है कि इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। चलो आगे बढ़े जी, बहुत बढ़िया। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। अब जो अधातु का ऑक्साइड होगा वो हमारा अम्लीय ऑक्साइड होगा। अधातु का ऑक्साइड यहाँ पर देखो, कैल्शियम ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड है, एक ही हमारा सल्फर ऑक्साइड SO2 जो हमारा अधातु का ऑक्साइड है, और यही हमारा अम्लीय यहाँ पर होने वाला है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ये हमको यहाँ पर बनाना है, बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करेगा, देखना जरा CO2 कह रहा है CO2, और ये रिएक्शन कर लिया जल के साथ तो बनाएगा क्या। तब CO2 जल से अभिक्रिया करेगा तो H2CO3 बना देगा, और इसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। क्या बोलेंगे, कार्बोनिक अम्ल। बी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही है। चलो जी, किसी विलयन के पीएच का मान 4 है तो विलयन क्या है, क्षारीय होगा, अम्लीय होगा, उदासीन होगा, इनमें से कोई नहीं। तो हम बार बार बता रहे हैं ये हमारा सपोज पीएच स्केल है, ठीक है। पीएच स्केल कहाँ शुरू होता है, 0 से लेकर के 7 तक आएंगे। मान अम्लीय को दर्शाता है। अगर पीएच मान 0 से 7 के बीच में आता है तो होगा अम्लीय, और पीएच मान यदि 7 से 14 के बीच में होता है तो वो होता है क्षारीय। अब पीएच मान ये 0.4 जो है वो 0 से 7 के बीच में, मतलब हमारा विलयन कैसा होगा, अम्लीय विलयन हो जाएगा। प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में किसका पीएच मान सबसे कम होता है, जरा ये हमको बताना है। तो हमने कहा बाबू दूध का पीएच मान पहले भी हमने बताया 6.5 से 6.7 के बीच में होता है, ठीक है। इसके अलावा लार का पीएच मान देखेंगे तो यहाँ पर होता है 6.5 के आसपास में लार का पीएच मान। खून का पीएच मान देखेंगे तो 7.35 के आसपास होता है। जैसे अलग अलग बुक में अलग अलग दिया रहता है, बट अब समझो 7.35 के आसपास में होता है। और अमाशय रस का पीएच मान 5.35 के आसपास होता है। अब वो बोला जा रहा है कि किसका पीएच मान सबसे कम होता है, तो कहाँ नजर आ रहा है सबसे कम, डी नंबर ऑप्शन। अमाशय रस का पीएच मान जो है 5.35 के आसपास होता है, 5 से 5.35 के आसपास होता है। डी ऑप्शन तुम्हारा सही है। अगला प्रश्न है निम्न में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है। जब एसिटिक अम्ल जल के साथ एसिटिक अम्ल को मिलाया जाता है तब ये विद्युत का संचालन करता है। अदरवाइज केरोसिन के साथ मिला लो, टैलोइन के साथ मिला लो, किसी और के साथ मिला लो, कार्बनिक विलायक के साथ मिला लो, ये विद्युत का संचालन नहीं करेगा, केवल और केवल जल के साथ विद्युत का संचालन करेगा। प्रश्न है हमारा जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयनन होता है। जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आंशिक रूप से आयनन होता है। आंशिक रूप का आयनन होने का मतलब है कि पूरी तरह से नहीं मिलता है। जो हमारा H+ आयन है ये पूरी तरह से जल में नहीं घुलता है, नहीं मिलता है, तो हम बोलेंगे ये आंशिक आयनन होता है। तो यहाँ पर हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न है सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होता है। अब अगर हम बात करें सोडियम सल्फेट के बारे में तो यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि सोडियम सल्फेट बनता कैसे। इसके लिए आओ जरा देखें, यहाँ पर सोडियम सल्फेट जो बनता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और प्लस में H2SO4 से बनता है। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा मजबूत क्षार है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस है, ये हमारा प्रबल या मजबूत क्षार है, ठीक है। और H2SO4 जो है ये प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है। अब अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अभिक्रिया करता है तो जो भी बनाए, यहाँ पर बनाए, एक तो बनाएगा Na2SO4 जो हमारा सोडियम सल्फेट है, और दूसरा बनाएगा जल। तो ये जो लवण बनेगा यहाँ पर मजबूत क्षार और मजबूत अम्ल के मिलने से जो लवण बनेगा वो लवण कैसा होगा, वो लवण होगा हमारा उदासीन। कैसा होगा, उदासीन अम्ल। यहाँ से हमारे पास ये सोडियम सल्फेट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे जी। देखो यहाँ पर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस लवण में रवा जाल नहीं होता है। ऑप्शन है नीलात होता, बेकिंग सोडा, जिप्सम, धोने वाला सोडा, जैसा कि तुमको दिख रहा है। तो यहाँ पर रवा जाल को समझने के लिए इसके सूत्र को हमको देखना पड़ेगा। अगर हम बात करें नीलाथोथा या कॉपर सल्फेट के बारे में तो इसका सूत्र क्या होता है, यहाँ पर देखो इसका सूत्र होता है CuSO4
और यहाँ से इंटू 5H2, 5H2। ये जो यहाँ पर जल के 5 अणु है इसी को हम लोग रवा जाल बोलते हैं, ठीक है। तो अब जल का 5 अणु है, इसका मतलब ये रवा जाल नीलाथोथा में तो होता है। आगे है हमारे पास बेकिंग सोडा, इसका सूत्र होता है हमारे पास NaH और CO3। आगे देखो जिप्सम है, जिप्सम का सूत्र होता है यहाँ पर CaSO4 इंटू 2H2O। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर धोने वाला सोडा, और इसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। तो रवा जाल किसमें नहीं होगा? जिसमें H2O नहीं होगा। तो H2O किसमें नहीं है? बी नंबर ऑप्शन में नहीं है, मतलब बेकिंग सोडा में रवा जाल नहीं होता है। चलो जी, प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन भास्मिक लवण है, मतलब क्षारीय लवण है, हमको ये बताना है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर ध्यान से देखे तो एक ही लवण तुमको यहाँ पर मिलने वाला है जिसमें OH तुमको यहाँ से मौजूद है, स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पर OH। अब OH है, इसका मतलब ये कौन सा लवण होगा? भास्मिक लवण होगा। ए ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में H+ को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? H+ आयन को बढ़ाता है। आर्हेनियस ने क्या बताया था कि अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन बढ़ा देता है। मतलब किसी जल में अगर हम अम्ल को मिलाते हैं तो वहां पर H+ आयन की सांद्रता क्या होगा? बढ़ेगा। ये आर्हेनियस लवण आर्हेनियस ने बताया था। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? जरा ध्यान से देखो। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP का जो सूत्र होता है ये होता है हमारा CaSO4 इंटू हाफ H2O। बट यहाँ पर ऐसा सूत्र तो कोई भी नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना। यहाँ CaSO4 2H2O, CaSO4 H2O, CaSO4 का होल ट्वाइस और H2O CaSO4। तो यहाँ पर तो CaSO4 और हाफ H2O नहीं है। अब देखो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? या इस पूरे को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इसका होल ट्वाइस ले, तो यहाँ पर होगा क्या? ये हमारा क्या होगा? CaSO4 इसका हो जाएगा होल ट्वाइस, और ये यहाँ से 2 से 2 यहाँ से खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास? H2O। तो हमारे पास सी ऑप्शन यहाँ से सही होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन विलयन परवल अम्लीय होगा? ध्यान से देखो। परवल अम्ल एक तो जिसका पीएच मान यहाँ पर 0 है और जिसका पीओएच मान 14 है। अब तुम बोलोगे पीओएच मान 14 होने का क्या मतलब है? तो हमने कहा कि हमने पहले भी बताया पीएच प्लस पीओएच, इस दोनों को अगर ऐड करते हैं तो किसके बराबर होता है? 14 होता है। अब अगर हम बोले कि पीओएच 14 है तो यहाँ पर पीएच और प्लस में 14 बराबर यहाँ पर कितना कितना हो जाएगा? ये 14, ठीक है। अब अगर 14 के इधर लेके आएंगे तो पीएच बराबर कितना होगा? यहाँ से 14 और माइनस का 14, मतलब यहाँ से पीएच का वैल्यू कितना निकल रहा है? 0। मतलब बी और सी तो दोनों सेम ही आंसर है ना, सेम ही ऑप्शन है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही होगा, बी और सी। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ेंगे। प्रश्न में कह रहा है बैटरी अम्ल किसको कहा जाता है? तो जाहिर सी बात है बैटरी में जिस अम्ल का प्रयोग किया जाता है वो होता है हमारा सांद्र H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। बी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होने वाला है। निम्नलिखित में से परबल भस्म कौन सा है, हमको ये बताना है। तो तुम्हारा परबल भस्म जो है वो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी नंबर ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होने वाला है। प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में किसकी प्रकृति अम्लीय होता है? मानव रक्त, चूना जल, एंटी एसिड और लाइम जूस, ठीक है। तो ऑप्शन तो तुम्हारा डी सही है, जो हमारा लाइम जूस है ना, वो होता है अम्लीय। बट सवाल तो ये भी होता है कि क्यों अम्लीय होता है? तो जाहिर सी बात इसके पीएच मान को हमको देखना पड़ेगा। तो मानव रक्त का पीएच मान देखो 7.4 होता है, मतलब ये क्षारीय होगा। चूना जल का पीएच मान यहाँ पर देखेंगे तो 12.8 के आसपास होता है, ये भी क्षारीय होगा। एंटी एसिड का पीएच मान लगभग 7 होता है, तो ना अम्लीय ना क्षारीय। लाइम जूस का जो पीएच मान होता है 2 से 3 के बीच होता है, मतलब ये हमारा क्या होता है? अम्लीय होता है। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित के जलीय विलयन में किसका पीएच मान अधिकतम होगा? तो यहाँ पर भी हम सारे के पीएच मान देख लेते हैं। NaCl का पीएच मान ये उदासीन होता है। क्या होता है?
ना अम्लीय ना क्षारीय, तो बोल सकते हैं इसका पीएच मान कितना होता है, 7 के आसपास होता है, 7 के बराबर होता है। Na2CO3 का पीएच मान होता है तुम्हारा 11.6। NH4Cl का पीएच मान होता है तुम्हारा 4.6 और NaHCO3 का पीएच मान होता है 8.4। तो प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित के जलीय विलयन में किसका पीएच मान अधिकतम होगा, तो डी नंबर ऑप्शन NaHCO3 का पीएच मान सबसे अधिकतम होने वाला है। आगे बढ़ेंगे जी। प्रश्न में कहा जा रहा है कि अभिक्रिया 2H2 और H3O प्लस OH में जल है, जल किसके तरह व्यवहार करता है, हमको ये बताना है। तो जल यहाँ पर एक दुर्बल अम्ल और एक दुर्बल भस्म के तरह व्यवहार करता है, दोनों की तरह व्यवहार करता है, एक दुर्बल अम्ल और एक दुर्बल भस्म की तरह व्यवहार करता है। प्रश्न में है पीएच का सही परिभाषा क्या है, ए नंबर ऑप्शन पीएच बराबर -log और ये हाइड्रोजन आयन, ये हमारा सही होगा। प्रश्न में कहा जा रहा है जब किसी विलयन का पीएच मान घटता है तो पीएच मान घटना, पीएच मान घटना मतलब अम्लता बढ़ना, और अम्लता बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगा, मतलब पीएच मान घट रहा है तो H+ आयन की सांद्रता बढ़ रहा है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो दूसरा अवयव क्या है। देखो बेकिंग पाउडर जो बनता है ना, एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और इसमें यहाँ पर मिलाया जाता है तुम्हारा टार्टरिक अम्ल, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल मिल करके हमारा क्या बनाता है, बेकिंग पाउडर। सी ऑप्शन तुम्हारा सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि H2O और HCl, H3O और Cl में जल का आचरण कैसा होगा, तो जल का आचरण जो होगा यहाँ पर भस्म यानी कि क्षार के जैसा होगा। बी ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही है। प्रश्न में कहा जा रहा है एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, क्यों दुर्बल अम्ल है, क्योंकि यह यहाँ पर क्या है, आंशिक रूप से आयनित होता है। क्या होता है, आंशिक रूप से यहाँ पर ये आयनित होता है। ठीक है, सी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही है। आगे बढ़ते हैं, चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़े। प्रश्न है निम्नलिखित में किन में अम्ल के गुण नहीं होंगे जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। ठीक है, जिनका स्वाद खट्टा होगा, जो धातु से अभिक्रिया करते हैं, जो क्षार से अभिक्रिया करते हैं, तो एक ही ऑप्शन यहाँ से तुम्हारा सही है। जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है उसको हम लोग अम्ल नहीं बोलते हैं, उसको क्षार बोलते हैं। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को यहाँ पर लाल कर देता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में कह रहा है उत्फुलन लवण होते हैं, तो यहाँ पर उत्फुलन का मतलब क्या होता है कि जब किसी जलयोजन लवण को हवा में खुला छोड़ देते हैं तो उसमें जो क्रिस्टल का जल होता है वो बाहर निकल जाता है, इसको हम लोग उत्फुलन लवण बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन देखना, जलयोजित लवण जो वायुमंडल में जल के अणु त्याग देते हैं वो उत्फुलन लवण होता है। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। आगे बढ़ेंगे। नींबू के खट्टे स्वाद को खत्म करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग सबसे अधिक उपयुक्त है, तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि नींबू है ना, नींबू के बारे में बात किया जा रहा है, तो नींबू में होता है हमारा क्या, साइट्रिक अम्ल। क्या होता है हमारा, साइट्रिक अम्ल होता है, और साइट्रिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 2 से 3 के बीच में हमारा इसका पीएच मान होता है। अब जाहिर सी बात है यहाँ इसका पीएच मान 2 से 3 है, तो इसको अगर उदासीन करना है तो हमारा यहाँ पर जो एक क्षारीय पदार्थ चाहिए जिसका पीएच वैल्यू यहाँ पर क्या हो, या तो 7 हो या फिर 8 हो। तो यहाँ पर हम जो पदार्थ लेने वाले हैं, कौन सा पदार्थ लेने वाले बता दो जरा, जिसका क्षारीय मान 8 से अधिक हो। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो इस तरह से यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 जो कि अम्ल क्षार हमारा लवण है, इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे इसको हमने कंप्लीट किया। मिलेंगे अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ।